वो सूखे हुए फूल किताबों में। हमारे देश का साहित्य एक ऐसी अविरल धारा है जिसने समय चक्र के विभिन्न पड़ावों पर मील के पत्थर अंकित करते हुए राष्ट्र की अस्मिता को नित नया गौरव ही प्रदान किया है। उन्हीं यादों के गलियारों में पुनः झांकें तो भूले बिसरे कुछ मोड़ आज भी आपको प्रासंगिक प्रतीत हो सकते हैं। इसी सिलसिले में माजी की ओर रुख करते हुए ढूंढते हैं कुछ सूखे हुए फूल किताबों में। इस अंक में राजस्थान के साहित्य में वीर काव्य पर केंद्रित लघु रूपक, महान राष्ट्रवादी कवि काजी नजरुल इस्लाम के काव्य में झलकते प्रखर राष्ट्रवाद पर वार्ता, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत तेलुगु लेखिका वोल्गा से वार्तालाप और सुविख्यात ओडिया उपन्यासकार, कहानीकार और कवि फकीर मोहन सेनापति के लेखन में समाज सुधार के संदेश पर एक लघु समीक्षा। मित्रों, राजस्थान के साहित्य की बात हो तो वीर रस का भाव उसमें सहज ही मुखरित होने लगता है। अपनी धरती, अपनी जन्मभूमि की आन बान और शान की रक्षा करने का जज्बा इस प्रदेश के लेखन, काव्य, नाट्य और संगीत को सदियों से समृद्ध करता आया है। साहित्य भारती का आरंभ करते हैं राजस्थान के वीर काव्य में झलकते देश प्रेम पर केंद्रित एक लघु रूपक से। आइए सुनते हैं बालू की बोली। जय जय राजस्थान। शौर्य, वीरता, पराक्रम और आन बान शान का प्रतीक राजस्थान। अपनी वीरता और स्वातंत्र भावना के लिए विख्यात ये भूमि अपनी विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और शहादतों के कारण जन आस्था का केंद्र रही है। नहीं मिलेगा तुम्हें हिमालय की तराई में या सागर की गहराई में वो रोहिड़ा के फूल, खेजड़ी के शूल, खींप की खींपोड़ी, सांगरी, कैर या काचरी। यहीं मिलेगा ये सब। ये मेरा मरुस्थल थार है, मेरा मरुस्थल थार है, मेरा मरुस्थल थार है। चांदी के समान धवल उज्जवल, सोने के समान चमकते बालू कणों के मनमोहक टीले, बबूल, खेजड़े, आकड़ों के पेड़ों से आच्छादित ये धरती सदा ही सैलानियों को आकर्षित करती रही है। राजस्थान की धरती धोरों की धरती। स्वर्ग भी इसके सामने तुच्छ है। शायद इसी से अभिभूत हो कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा ये गीत। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। आतो सुरगाने शर्मावे, की पर देव रमन ने आवे, की रोजस नर नारी गावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। ये धरती जहां देवता भी रमण करने को आतुर रहते हैं। नर नारी इस भूमि की यशोगाथा का वर्णन करते नहीं थकते। यहां का प्राकृतिक वैभव मन को लुभाता है। साथ ही प्रकृति लोक भावनाओं की अभिव्यक्ति की प्रतीक भी है। यहां के लोकगीत इन्हीं जन आस्थाओं की सरस अभिव्यक्ति करते हैं। यहां का ग्रामीण जनजीवन बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है। धोरों की धरती का वैविध्य हमें लुभाता है। सर्दी में रूपहली ठंडी रातें जहां मन को शीतलता देती हैं, वहीं ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों से यह धरती तपस्वी की भांति तेजोमय हो जाती है।
तेज अंधड़ संपूर्ण प्रकृति को आकाश रूपी रेत में डुबो देता है और वर्षा की रिमझिम बूंदों से प्रकृति का अनुपम श्रृंगार अनूठा अनुपम हो जाता है। सावणिये में आओ हारा साए, बाजी आई बागा में बाहर, पाक्या आमलिया रसदार, कोयल कूके बारंबार, पीऊ पीऊ बोले जी जुलमी मोरियो, पीऊ पीऊ बोले जी जुलमी मोरियो। वीर प्रसविनी ये भूमि अपने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अनेक आख्यानों से भरी है। इसका नाम लेते ही हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, भुजाएं फड़कने लगती हैं। असंख्य शौर्य गाथाएं हमें कर्तव्य पथ पर आत्म बलिदान करने की प्रेरणा देती हैं। तभी अंबर भाण धरा किरसाण, पसीने ने पान जो पाकत खेती, पण मूछर तान किया कर डाण, बिना घमसान कोई लाटले खेती। तभी अंबर भाण धरा किरसाण और पसीने ने पान जो पाकत खेती, पण मूछर तान किया कर डाण, बिना घमसान कोई लाटले खेती। तो ढाणी रे ढाणी अखंडी वे उत्सव, ढाणी रे ढाणी अखंडी वे उत्सव, गाल कसुंबर ढोल ढमंके, डंकर चोट तमाल धमंके, जाने केहणी केहसू आज कढियो, जाने के प्रचंड तूफान चढ़ियो, जाने बीज धरातल घेर चढ़ियो, जाने पंच झपट्टन बाज चढ़ियो, जाने बीज कड़कत गाज चढ़ियो। जयपुर के आमेर और जयगढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़, बीकानेर का लालगढ़, भरतपुर का लोहागढ़, उदयपुर का कुंभलगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़, रणथंभौर आदि के किले प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ओजस्वी परंपरा के प्रतीक हैं, जिन्होंने इतिहास के तत्कालीन दौर में अनेक युद्ध देखे। यहां के रणबांकुरों ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग किया है। यहां के कण कण में राणा प्रताप, राणा कुंभा, राजा हमीर, वीर दुर्गादास, स्वामी भक्त पन्नाधाय, दानवीर भामाशाह, पृथ्वीराज चौहान, गोरा बादल आदि की अनेक कहानियां बिखरी हैं। दिशावा में गूंजे रे वीरा रो गुणगान, हल्दी घाटी अर प्रताप रे तप पर जग कुर्बान। वीर दुर्गादास के शौर्य को देख एक कवि ने लिखा, मायड़ अहड़ा पूत जन जैड़ा दुर्गादास, भार मुंडा सा थामियो बिना थम आकाश। इन्हीं रणबांकुरों के शौर्य एवं पराक्रम का प्रभाव है कि राजस्थान का न कभी मस्तक झुका और न ही कभी पताका। यहां की वीरोचित गाथाओं ने सदा इस राष्ट्र की अस्मिता को नई पहचान दी है। इन रणबांकुरों की शहादतों के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। ये वो भूमि है जहां नव परिणीता के प्रेम में अंधे हुए पति चूड़ावत को उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए निशानी के रूप में अपना सिर काट कर दे देती है हाड़ी रानी। तो वहीं भक्तिमती मीरा और रूपवती पद्मिनी भी यहां की शान हैं। यहां स्त्रियां भी पुरुषों की भांति रण क्षेत्र में कूद पड़ती हैं, शत्रुओं पर अपना विकराल रूप धारण कर टूट पड़ती है। ऐसी ये वीर भूमि रेत के धोरों से अरावली की श्रृंखला तक युगों युगों से बुला रही है ये बालू अपनी ही बोली में। पधारो मारे देवी के सरिया बालम आवो सा, पधारो मारे दे। बालू की बोली लघु रूपक आपने सुना। आलेख डॉक्टर संजीव भानावत का था। स्वर अर्जुन सिंह रत्नू का था और प्रस्तुतकर्ता थे योगेश कानवा। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जयपुर से प्राप्त हुई। काव्य के माध्यम से प्रखर राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति का उल्लेख हो तो काजी नजरुल इस्लाम का नाम जहन में आना स्वाभाविक सी बात है। उनके अतुलनीय कृतित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं विश्व भारती शांति निकेतन के भाषा भवन के प्राध्यापक प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र। आइए सुने विद्रोही कवि। बांग्ला साहित्य का एक विशिष्ट नाम है काजी नजरुल इस्लाम। बांग्ला साहित्य जगत में वे ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने ग्राम बांग्ला के साधारण जन का
प्रतिनिधित्व किया और बांग्ला भाषा और साहित्य के समकालीन प्रचलित मूल्यबोध में परिवर्तन लाकर मुक्त कंठ से सामान्य मनुष्य की दुख वेदना को, विशेष रूप से समाज के शोषित वर्ग के जीवन को, उनकी आशा आकांक्षाओं को अपने साहित्य में प्रतिबिंबित किया। उनका जीवन विविधतापूर्ण एवं घटना बहुल था। जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए सफलता और असफलता दोनों का उन्होंने सामना किया, लेकिन मनुष्य और मनुष्यता के प्रति उनकी पूर्ण आस्था थी। मनुष्यत्व की राह में आने वाली समस्त बाधाओं के प्रति, जातिगत और धार्मिक संकीर्णताओं के प्रति उन्होंने अपनी कविताओं में खुला विद्रोह किया। राष्ट्रीय पराधीनता की बेड़ी और सामाजिक संकीर्णताओं के बंधन को तोड़कर भारतवर्ष में उन्होंने शोषण मुक्त समाज का सपना देखा था। इस सपने को साकार करने के लिए नजरुल ने अपनी कविताओं में समस्त भारतवासियों का आह्वान किया। विद्रोही कवि के रूप में ख्यात काजी नजरुल इस्लाम का जन्म वर्धमान जिले के चिरुलिया नामक गांव में 24 मई 1899 को एक गरीब परिवार में हुआ था। परिवार की गरीबी को देखते हुए इनके पिता इन्हें दुखू मियां कहा करते थे। यही दुखू मियां आगे चलकर रविन्द्रनाथ ठाकुर के बाद बंगाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हुए। रविन्द्रनाथ से इनके काव्य की तुलना करते हुए कहा जा सकता है कि रविन्द्र काव्य विशाल प्रशांत उदधि है, तो नजरुल काव्य सागर की उद्दाम लहरें हैं। नजरुल के काव्य में भावावेग की अतिशयता मिलती है। वस्तुतः नजरुल जन कवि हैं। जनता की आशा आकांक्षाओं को इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा प्रस्तुत किया। नजरुल का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा। प्रारंभिक शिक्षा गांव के मकतब में हुई। इसके बाद रानीगंज के सियारसोल राज स्कूल में सियारसोल के राजा द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति द्वारा, इसके पहले इन्हें कोयला नगरी आसनसोल में मजदूरी भी करनी पड़ी। ग्रामीण इलाकों में लेटो दल अर्थात लोक नाट्य प्रस्तुत करने वाले समूह के साथ भी ये घूमे। यहीं इन्हें गीत लिखने का एवं संगीत का अभ्यास हुआ। यहीं काजी नजरुल की साहित्यिक नींव पड़ी। सियारसोल स्कूल में पढ़ते वक्त विद्यालय के कुछ अध्यापकों, विशेषतः श्री निवारण चंद्र घटक के द्वारा इन्हें देश प्रेम की शिक्षा मिली। नजरुल 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गए, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की शिक्षा के लिए वे सैनिक शिक्षा को जरूरी समझते थे। फौज में रहते हुए उन्होंने 2 वर्ष नौशेरा और कराची में बिताए। कराची में रहते ही कलकत्ता के साहित्यिक पत्रों में उनकी रचनाएं छपने लगी। 1920 के प्रारंभ में रेजिमेंट विघटित होने पर नजरुल बंगाल लौट आए और कोलकाता में शैलजानंद, मुजफ्फर अहमद, काजी अब्दुल वदूद आदि मित्रों के साथ रहकर पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़ गए। स्वतंत्र लेखन ही उनकी आजीविका बनी, लेकिन उनका उद्देश्य था देश को आजाद कराना। उनकी शुरुआती रचनाएं भी इसी उद्देश्य को समर्पित थीं। 1921 का वर्ष स्वराज की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पर था। देशबंधु चित्तरंजन दास जेल में बंद कर दिए गए। ऐसे समय में नजरुल ने कारागार के लौह कपाट को तोड़ देने का सुप्रसिद्ध गीत लिखा। इस गीत का बंगाली जनमानस पर विशेष प्रभाव पड़ा। इसी समय उन्होंने विद्रोही शीर्षक सुप्रसिद्ध कविता की रचना की, जो अग्निवीणा शीर्षक काव्य ग्रंथ में संकलित हुई। यहाँ उन्होंने कहा, बोलो वीर, मैं पिनाक पाणी का डमरू त्रिशूल, धर्मराज का दंड, मैं चक्र और महाशंख, मैं प्रणवनाद प्रचंड। भाव, भाषा, छंद, शैली सभी दृष्टियों से नजरुल की कविता बांग्ला काव्य जगत में नवीन भाव भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। आह्वान गीत, समूह गीत के रूप में इनके गीत लोकप्रिय हुए। क्रांति वीरों के साथ साथ सामान्य जनता की जबान पर भी इनके गीत गाए जाने लगे। रविन्द्र संगीत की तरह नजरुल गीत भी बंगाल में लोकप्रिय हुआ। इनके गीतों को एक प्रकार का जागरण गीत कहा जा सकता है। इनकी एक प्रसिद्ध कविता कांडारी होशियार से कुछ पंक्तियों के अनुवाद प्रस्तुत हैं। दुर्गम गिरी कांतार मरु दुस्तर पारावार, लांघना होगा निशिथ रात्रि, यात्री गण होशियार, डोलती नैया उफनता पानी, माझी भूलता पथ, फटा पाल कौन संभाले है किसकी हिम्मत, यह तूफान भारी, जाना है हमें लेकर नौका को पार, यात्रीगण होशियार। नजरुल एक ओर देश को आजाद देखना चाहते थे, तो दूसरी ओर देश से समस्त प्रकार के विभेद को भी दूर करना चाहते थे। एकजुटता से ही शोषण मुक्त समाज, वर्गहीन समाज की स्थापना हो सकती है। नजरुल ऐसे ही साम्य का सामगान गाते हुए कहते हैं, गाता साम्य का गान,
जहां आकर दूर हुए सब बाधा व्यवधान, जहां मिले हैं हिंदू बौद्ध मुस्लिम क्रिस्तान। नजरुल राजनीति सचेतन, समाज सचेतन, मानवतावादी कवि थे। यद्यपि उन्होंने प्रेम और प्रकृति विषयक विपुल संख्यक गीतों की रचना की है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि विद्रोही कवि के रूप में ही हुई। अग्निवीणा, दोलन चापा, छायानट, सर्वहारा, सिंधु हिंदोल, बुलबुल आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संकलन एवं गीत संकलन है। रविंद्र की भांति नजरुल भी दोनों बंगाल में समादर के पात्र हुए। विद्रोही कवि वार्ताकार थे प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी शांति निकेतन से प्राप्त हुई। साहित्य भारती में अब मुड़ते हैं दक्षिण की ओर। हैदराबाद। प्रतिष्ठित तेलुगु कथाकार, आलोचक, पट कथाकार और स्त्री विमर्शकार ललिता कुमारी पोपुरी वोल्गा को उनके कथा संग्रह विमुक्त के लिए साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, चुनौतियों, संघर्षों और सरोकारों को रचनात्मक, वैचारिक और व्यावहारिक स्तर पर अभिव्यक्ति देने वालों में वोल्गा अग्रणी है। साहित्य भारती में आपसे बातचीत कर रही हैं हेमलता। आइए सुनें। ललित कुमारी पोपुरी जी, आपका हम स्वागत करते हैं और यहाँ श्रोताओं को हम ये बताना चाहेंगे कि ये तेलुगु लेखिका हैं, लेकिन कोशिश करेंगी कि ये हिंदी में अपने साहित्य के बारे में हमें कुछ बताएंगी। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। नमस्कार। आधुनिक समाज में जहाँ कहते हैं नारी पुरुष के समान है या वो समान अधिकार प्राप्त करती है, फिर इस युग में, इस आधुनिक युग में आपको क्यों महसूस हुआ, क्यों लगा कि नारी के ऊपर ही आप लिखें, उनके अधिकारों के बारे में ये लिखें? इतना आधुनिक समाज होने के बाद भी जहाँ कहते हैं स्त्री पुरुष के समान है, मुझे कहीं न कहीं लगता है ये समानता पूरी रूप से नहीं दिखती। तभी मुझे एक स्त्री को प्रेरणा देने के लिए या उसके दर्द को दिखाने के लिए अपनी लेखनी चलानी पड़ी। वाकई उनको लगा कि जो समाज में जितने भी, आज हम आधुनिकता की बात करते हैं, लेकिन समाज में जितनी भी असमानता है, इतनी आधुनिकता होने के बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि महिलाओं को समान अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल रहे। उनकी लेखनी इसलिए चली, उनका साहित्य में सृजन इसीलिए चला। अब आगे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने रामायण के मुख्य पात्र सीता रही, उनको एक आदर्श पात्र के रूप में अपने इस लघु कहानी संग्रह में रखा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सीता को रामायण में एक आदर्श नारी पात्र में देखा जाता है जी। उस आदर्श को हमारे समाज में बरसों से एक पतिव्रता के रूप में लिया जाता रहा है जी, और आज भी ले रहे हैं। लेकिन रामायण में जो अंतिम भाग है, जहाँ पर सीता की स्वच्छंद निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाया है, जहाँ वे अपने पति राम को छोड़कर अपनी धरती माँ भूदेवी में समाहित हो गई, तो इस तरह मैं अपनी लघु कहानी संग्रह विमुक्त की कहानियों द्वारा स्त्री को अपने खुद को निर्णय लेने की शक्ति को उजागर करना चाहती हूँ। सीता को रामायण की अहल्या, रेणुका, शूर्पणखा, ऊर्मिला के पात्रों द्वारा प्रेरणा मिली, एक शक्ति जगी। यही मेरी कहानियों का सारांश है। आधुनिक समाज होने के बावजूद भी सीता को एक आदर्श पात्र के रूप में लिया जा रहा है और यही कारण रहा आपका कहानी संग्रहों के अंदर सीता को एक पात्र के रूप में दिखाना, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को दिखाया, साथ ही साथ आपने उसकी जो शक्ति है उसको उजागर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर हम आपकी कहानी संग्रहों से हटकर फिल्मों की बातें करें तो आप फिल्मों की तरफ भी आपका झुकाव रहा है। आपने कई फिल्में भी लिखी हैं। कौन कौन सी फिल्में हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। तोड़ू, द कंपेनियन जी, पातनगरंलो पसिवाडू, किड इन द ओल्ड सिटी जी, गुलाबीलू, रोजेस, अमूल्यम, द वेरी प्रेशियस गिफ्ट, दीज फिल्म्स ऐसे तेलुगु फिल्म्स। जी, मैं अटनबरो गांधी
फिल्म को तेलुगु में अनुवादित किया। ये तो रही फिल्मों की बात, आपने बहुत सी फिल्में भी लिखी हैं। उसके अलावा और यदि हम बात करें साहित्य में आपका योगदान और क्या क्या रहा? స్వేచ్ఛ, మానవి, ఆకాశంలో సగం, కన్నీటి కెరటాల వెన్నెల, గులాబీలు, గమనమే గమ్యం ఏ మేరా ఉపన్యాస్ హై. जी, రాజకీయ కథలు, ప్రయోగం, భిన్న సందర్భాలు, విముక్త ఇత్యాది లఘు కహానీ సంగ్రహ హై जी, మేరా. ఓల్గా కవితలు కొన్ని इत्यादि कविता संग्रह है. इसके अलावा मैं साहित्य विमर्शा, स्त्रीवाद सिद्धांत ग्रंथ लिखी हूँ. आपका जो साहित्यिक रचना है उसके माध्यम से आप महिलाओं को या नारी को या समाज को किस तरह का संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं के बीच परस्पर सहयोग होना चाहिए. यदि सहयोग होगा तभी वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आसानी से सुलझा सकती है. मेरा मानना ये है कि ये कहावत स्त्री स्त्री की दुश्मन है, ये बिल्कुल गलत है. जी, इसके साथ ही इस गलत धारणा को साबित करने के लिए हमें एक होना होगा, तभी हम सफल होंगे. मेरी रचनाओं के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ. जी, और हम भी चाहेंगे कि जो समाज के लोग हैं इस संदेश को ग्रहण करें और एक नारी को उसको उसका अधिकार, समाज में जो स्थान है उसको पूरी तरह से दे और महिलाओं को एकजुट होना, ये एक बहुत बड़ा संदेश है आपका. यहाँ पर साहित्य की बात करने के बाद, आपकी लेखनी की बात करने के बाद हम ये जानना चाहेंगे, अस्मिता एक स्वच्छंद संस्था है, उससे भी आप जुड़ी हुई हैं. वो संस्था क्या कुछ कार्यक्रम करती है और क्या योगदान रहता है समाज के लिए, उसका योगदान उस पर थोड़ा बताएं. अस्मिता एक स्वच्छंद संस्था है जी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, उनका स्वास्थ्य, उनकी उन्नति, these are some of the important activities अस्मिता is doing from 25 years. तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि समाज को एक स्वस्थ बनाने के लिए नारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तो नारी को एक सशक्त करने के लिए, उनको एक शक्ति देने के लिए आपका ये कार्य वाकई सराहनीय है. आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया. विमुक्त. अभी आप प्रतिष्ठित तेलुगु साहित्यकार ललिता कुमारी पोपुरी वोल्गा के साथ हेमलता की बातचीत सुन रहे थे. ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी हैदराबाद से प्राप्त हुई. लेखन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और सामाजिक नवरचना का प्रयास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ओडिशा में भी किया गया. 14 जून 1843 को जन्मे प्रख्यात ओडिया उपन्यासकार, कहानीकार और कवि फकीर मोहन सेनापति के लेखन में समाज सुधार के संदेश पर एक लघु समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने हिंदी लेखक और अनुवादक डॉक्टर राधाकांत मिश्र. प्रस्तुत है कलम के सेनापति. बात 19वीं सदी की है. सन 1843 की मकर संक्रांति बालेश्वर में एक बच्चे का जन्म हुआ. माता पिता ने नाम रखा ब्रजमोहन सेनापति, लेकिन 2.5 साल में ही दोनों स्वर्ग सिधार गए. बच्चा पला बढ़ा दादी की गोद में. एक बार ऐसा बीमार पड़ा कि दादी ने उसे पीर बाबा के स्थान को सौंप दिया. तभी से नाम पड़ा फकीर मोहन. बच्चा बच गया तो दादी को विश्वास हो गया, पीर बाबा सबका दुख हरते हैं तो मेरा पोता भी दुख मोचन होगा. धार्मिक कट्टरता उड़ गई. सच में बीमारी और गरीबी के 2 पाटों में पिसता हुआ बच्चा उड़िया जाति, भाषा और साहित्य का सेनापति बनकर खड़ा हो गया. जीवन संग्राम में उसकी जीत हुई. पेट की चपेट की वजह से स्कूल में ज्यादा दिन पढ़ न सका. बालेश्वर के बंदरगाह में काम किया, कचहरी में कुछ दिन नौकरी की और आखिर में 2.5 रुपये वेतन में स्कूल में शिक्षक हो गया. यही ठीक था. खूब पढ़ा, खूब लिखा, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत को उड़िया कविता में उतार लाया. लोगों ने उपाधि दे दी व्यास कवि फकीर मोहन. कई रियासतों में दीवान के पद पर काम किया. लोक कल्याण में जुट गया. झगड़े निपटाए, पेचीदे मामले आसानी से सुलझाए. जन जीवन की दुर्दशा को आंखों से देखा. जन मंगल और समाज सुधार का जीवन व्रत
बना दिया। सेनापति अब काफी अनुभवी और कुशल बन गया। ऐसे वक्त एक चुनौती आई। कुछ लोगों ने कह दिया उड़िया एक स्वतंत्र भाषा नहीं है। इस ललकार के जवाब में फकीरमोहन सेनापति ने तलवार से भी तेज अपनी कलम चलाई। उड़िया जाति का अस्तित्व और अस्मिता को ठेठ उड़िया के ठाठ खड़ा करके प्रमाणित कर दिया। साहित्य को जीवन से जोड़ दिया। अपने कथा साहित्य में फकीरमोहन ने उड़ीसा के जन जीवन की जीवन चित्रशाला खोल दी। नग्न यथार्थ का ब्यौरेवार वर्णन, स्वार्थांध शोषक का अन्याय, अत्याचार, शोषण, पीड़न, धोखेबाजी आदि के सामने सामान्य जनता की सरलता, भोलापन, अशिक्षा, अंधविश्वास, बिचौलियों के फरेब आदि छोटे बड़े सारे दृश्य चुन चुन कर रख दिए। फकीरमोहन ने उड़िया भाषा को नई चाल में ढाला, उसका भव्य रूप दिखाया। जनता की बोली, शब्द, मुहावरे लिए, उसमें संस्कृत के शब्द जड़ दिए, रोजमर्रा के उर्दू लफ्ज जोड़ दिए, उड़िया की अपनी शब्द संपदा का भरपूर उपयोग किया। व्यंग्य विनोद की अंतःसलिला से रसवंती भाषा हास्य और व्यंजना की ज्योति से चमक उठी। भाषा वैज्ञानिकों ने सिफारिश कर दी, उड़िया एक स्वतंत्र भाषा है, उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रांत है। फकीरमोहन ने अवहेलित, अपमानित उड़िया में अपनी भाषा, भूमि, संस्कृति, रहन सहन सबके प्रति प्रेम जगा दिया। सारे समाज में चेतना की लहर दौड़ गई। लोगों ने 6 मान 8 गुंठ में रामचंद्र मंगराज का बित्ते बित्ते भर जमीन हड़पने का लालच और फरेब देखा। पुलिस, कारकुन, अमला और दफ्तरों के भ्रष्टाचार को समझा। वकीलों की सेखी सुनी, चंपा के कपट फांस में बंध गए। शास्त्रीय उपन्यास में भेदभाव की चरम सीमा मिल गई। फकीरमोहन ने कन्या सुना रिवाज में बेटी बेचने की कलाबाजी दिखाई, बाल विवाह की त्रासदी दिखाई। कुलनासी रेवती ने नारी शिक्षा की मशाल जलाई। दादा गुंडा अनंता ने ग्राम की सुरक्षा के लिए जान कुर्बान कर दी। जरासी अंग्रेजी पढ़कर पोस्टमास्टर बेटे ने बाप को घर से निकाल दिया। धर्म को अंधविश्वास बनते देखा। साधु बाबाओं का भ्रष्टाचार देखा। लेखक ने गरीब दलित के प्रति संवेदना, मानव मात्र के प्रति करुणा, नारी के प्रति उदारता का भाव जगाया। धार्मिकता, आस्तिकता के जरिए समाधान ढूंढा। अपराध और दंड पर विचार किया। क्षमा की नीति अपनाई। मंगराज की पत्नी सारिया, लक्ष्मा जैसे नारी चरित्रों द्वारा मानव जीवन में अमृत की वर्षा की। 1868 से 1918 तक फकीरमोहन ने कलम चलाई। उड़िया समाज का मार्गदर्शन किया, संस्कार के लिए उकसाया। सफलता सामने है, जन जागरण सुधार की प्रेरणा होती है। कलम के सेनापति वार्ताकार थे प्रोफेसर राधाकांत मिश्र। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के कटक केंद्र से प्राप्त हुई। वो सूखे हुए फूल किताबों में, यादों के गलियारों में पुनः झांके, देश की खूबियों को बेहतर जाने। नमस्कार।